कल की क्लास में हमने रानी चोरिस के विद्रोह तक के पार्ट को कवर कर लिया था और उसमें हमने ये बताया था कि किस तरीके से भूमकाल के विद्रोह में क्या उसकी रणनीति बनी थी, कौन कौन भूमकाल के विद्रोह में शामिल हो रहा था। तो उसका बेसिक पार्ट हमने देखा था, किस तरीके से रानी स्वर्ण कुंवर क्यों भूमकाल के विद्रोह में शामिल हुई और लाल कालिंद्र सिंह क्यों भूमकाल के विद्रोह में शामिल हुए, ये हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम पूरा भूमकाल का विद्रोह जो है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये आपको प्री और मेंस दोनों में काम आता है क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम बस्तर रियासत जो है उसको अंत करेंगे और कांकेर रियासत का अंत करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं यहाँ पर। और हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा बनते हैं भैरम देव के बाद उनके बेटे, जिनका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। तो जब ये 1891 से 1921 तक शासक रहते हैं, जब 1891 में ये शासक बनते तो उस समय 6-7 साल की इनकी उम्र रहती है। तो इसी के लिए जो है ये उस समय राजकुमार कॉलेज जो है वहां पर पढ़ने जाते हैं। और नाम तो कॉलेज है लेकिन एक्चुअल में स्कूल ही रहता है। तो वहां पर रायपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। तो यहाँ पर जो बस्तर का शासन है पूरी तरीके से दीवानों के नियंत्रण में और अंग्रेजों के नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो विद्रोह हो रहा है वो है भूमकाल का विद्रोह। राजा रुद्र प्रताप देव के समय में भूमकाल का विद्रोह 1910 में होता है। तो अगर हम भूमकाल के विद्रोह का अगर नेता देखें तो कौन कौन नेता है। पहले नेता है गोंडाधूर, दूसरे नेता है लाल कालिंद्र सिंह और तीसरी है स्वर्ण कुंवर। तो ये दोनों के बारे में तो हमने देख लिया था, लाल कालिंद्र सिंह और स्वर्ण कुंवर के बारे में, कि वो क्यों विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। तो ये लाल कालिंद्र सिंह के ही जो एक विश्वास पात्र व्यक्ति रहते हैं गुंडाधुर, जिसको लाल कालिंद्र सिंह इस विद्रोह की जो है आप बोल लीजिए नेतृत्व सौंपते हैं। तो गुंडाधुर को नेतृत्व सौंपने वाले लाल कालिंद्र सिंह ही रहते हैं, क्योंकि जो गुंडाधुर के माता पिता रहते हैं वो बस्तर के राज दरबार में जो है मुख्य रूप से उनका राज दरबार में वो काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर गुंडाधुर जो है राज दरबार से काफी ज्यादा मिले जुले थे, क्योंकि वो भी राज दरबार में जाकर वही काम कर रहे थे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है भूमकाल के विद्रोह के एक नेता है गुंडाधुर। तो गुंडाधुर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। गुंडाधुर जो है कौन सी जनजाति के हैं, धुरवा जनजाति के हैं। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना है, धुरवा या परजा भी ऑप्शन में दे तो आपको वो लेना है। धुरवा और परजा सेम है। ठीक है, तो अगर धुरवा जनजाति ऑप्शन में दे रहा है तो धुरवा, परजा दे रहा है तो आपको परजा लेना है। दूसरा, गुंडाधुर का बचपन का नाम क्या था। तो गुंडाधुर के बचपन का नाम था सोमारू। सोमारू इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका जन्म सोमवार को हुआ था, इसलिए इनको बचपन में सोमारू नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका एक्चुअल नाम क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ शोधकर्ता ये पाए हैं जब वहां पे जो भूमकाल के विद्रोह के समय थे और जिंदा थे जब ये शोध हुआ, तब उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इनका बचपन का नाम सोमारू था क्योंकि ये सोमवार को पैदा हुए थे। और दूसरा, इनका एक्चुअल नाम जो था वो गोडामन था। गोडामन इनका एक्चुअल नाम था और सोमारू जो है उनका बचपन का नाम था क्योंकि वो सोमवार को पैदा हुए थे। और जब विद्रोह हो रहा था तो विद्रोह के समय इनका नाम था पूचक परजा। पूचक परजा भी गुंडाधुर को ही बोला जाता था। अंग्रेज इनको पूचक परजा भी बोलते थे और साथ साथ जो है इनको गुंडाधुर भी बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमको पूरा शोध से जानकारी प्राप्त होती है, पूचक राजा वाला। ठीक है, या पूचक परजा जिनको बोला जाता था, तो ये भी गुंडाधुर को ही बोला जाता था। कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है पूचक परजा किसका नाम था, तो पूचक परजा गुंडाधुर का ही नाम था। गोडामन किसका नाम था, गुंडाधुर का नाम था। और यहां तक सोमारू भी किसका नाम था, गुंडाधुर का ही नाम था। ठीक है, और गुंडाधुर कौन से गांव से संबंधित है, नेतानार ग्राम। नेतानार ग्राम जो है इनकी कर्म भूमि थी, तो नेतानार ग्राम जो है उससे संबंधित है गुंडाधुर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। लाल कालिंद्र सिंह कौन थे। लाल कालिंद्र सिंह जो अभी तक हम बस्तर के दीवान पढ़ते आ रहे थे, जिनका नाम था लाल दलगंजन सिंह, उनके बेटे थे लाल कालिंद्र सिंह। और स्वर्ण कुंवर कौन थी, स्वर्ण कुंवर भैरम देव की वाइफ थी, जो हमने देखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये भूमकाल के विद्रोह के कारण क्या क्या बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है लाल कालिंद्र सिंह की महत्वाकांक्षा। जैसे कि मैंने बताया था, ये लाल कालिंद्र सिंह बस्तर के दीवान थे, लेकिन ये बस्तर क्योंकि आप देखिए 1876 में विद्रोह हुआ था। 1876 विद्रोह को दबाने में जितने भी सैन्य खर्चे हुए सब राजा को ही चुकाने पड़े थे, भैरम देव को ही। तो जिससे भैरम देव का राजकोष खाली होता गया। भैरम देव की जिस तरीके की प्रवृत्ति थी, भैरम देव जिस तरीके से रंगीन मिजाज के थे, तो वो काफी ज्यादा पैसों को उड़ाते थे, जिससे बस्तर का राजकोष खाली होता गया। ठीक है, तो जब लाल कालिंद्र सिंह दीवान बनते हैं
तो जो बस्तर के द्वारा अंग्रेजों को टैक्स दिया जाता था उसकी राशि ज्यादा थी, लेकिन ये पटा नहीं पा रहे थे। और लाल कालिंद्र सिंह जो है वो राजकाज में ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तब अंग्रेजों के द्वारा इनको नागपुर बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप राजकाज में ध्यान दीजिए, हमारा जो राजकोष जितना खाली होता जा रहा है, हमारा जितना पैसा है आप हमको चुकाइए। आप अब वो हम नहीं जानते आप किस तरीके से चुकाते हैं। और लाल कालिंद्र सिंह की मदद करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किए गए, शेर मोहम्मद खां। तो ये लाल कालिंद्र सिंह नागपुर से वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति शेर मोहम्मद खां जो है वो उनके सपोर्ट के लिए आया है। तो लाल कालिंद्र सिंह अगर कुछ नहीं करते थे तो ये टोकते थे कि आपको वहां पे पैसे भेजना, आप काम करो। तो ये शेर मोहम्मद खां जो है उसका हस्तक्षेप शासन में चालू हुआ, तो वो लाल कालिंद्र सिंह को मंजूर नहीं हुआ। और इसके बाद जो है लाल कालिंद्र सिंह जब टैक्स ही नहीं पटा पा रहे थे तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि लाल कालिंद्र सिंह को पद से हटा दिए जाते हैं। तो ये लाल कालिंद्र सिंह अपने जो दीवान के पद से उनको हटाया गया था वही पाने के लिए भूमकाल के विद्रोह में शामिल होते हैं। सेकंड है रानी स्वर्ण कुंवर की महत्वाकांक्षा। कल हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि रानी स्वर्ण कुंवर जो है वो राजमाता का दर्जा चाहती थी, क्योंकि जो रुद्र प्रताप देव की जो माता थी उनका जब निधन होता है तो उस समय जो 1908 में उनकी माता का निधन होता है, तो स्वर्ण कुंवर जो है क्योंकि उनकी सौतेली माता थी तो वो भी राजमाता का दर्जा पाना चाहती थी। इसी के लिए वो आरोप भी लगाती है कि जो रुद्र प्रताप देव है वो नपुंसक है। ये हमने देखा हुआ है, जो उनकी जो वाइफ गर्भवती है, ये 1908 से 9 तक का क्रम है। तो 1909 के आखिरी में उनकी वाइफ जो रहती प्रेग्नेंट रहती है रुद्र प्रताप देव की, तो उनके ऊपर आरोप लगाती कि ये जो है राजगुरु का बेटा है। यानी जो रुद्र प्रताप देव भी राजगुरु, जो पहले मैंने बताया था भैरम देव के समय जो राजगुरु थे, तो वो रुद्र प्रताप देव उनका बेटा है। और रुद्र प्रताप देव का जो बच्चा होने वाला है, जो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो भी उस रुद्र प्रताप देव नपुंसक है, वो उनका बच्चा नहीं, वो उस समय रुद्र प्रताप देव के दरबार में जो राजगुरु थे उनका बच्चा है। ये तरीके से पूरी अफवाह फैला रही थी, जिससे राजा का जो सम्मान होना चाहिए वो आदिवासियों के मध्य गिरता जा रहा था। तो वो राजगुरु कौन थे? उस समय राजगुरु थे मित्रनाथ। यानी ये बोला गया स्वर्ण कुंवर के द्वारा कि जो रुद्र प्रताप देव की वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा रुद्र प्रताप देव का नहीं बल्कि मित्रनाथ का है। ये कहना था स्वर्ण कुंवर का, क्योंकि इनको राजमाता का दर्जा जो मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे थे। और स्वर्ण कुंवर ये मानती थी कि जो राजमाता का दर्जा उनको जो नहीं देने के पीछे का कारण ये है कि जो दीवान इस समय बैजनाथ पंडा था वो नहीं चाहता कि स्वर्ण कुंवर को राजमाता का दर्जा मिले, और जो राजगुरु मित्रनाथ है वो भी नहीं चाहता था कि स्वर्ण कुंवर को राजमाता का दर्जा मिले। इसलिए इनको यहां से निकलवाने के लिए राजा के विरुद्ध जो है राजा को भड़काने लगती कि जो आपका बच्चा है वो मित्रनाथ का, ताकि राजगुरु को राजा जो है पद से हटा दे। ठीक है, तो स्वर्ण कुंवर इस तरीके से चाल चलती है और आदिवासियों को भी ये भड़काती है कि वो जो है कि जो ये बच्चा है वो आदिवासी मतलब ये राजा का नहीं है। इस तरीके से आदिवासियों के मध्य भी काम जो उनको साथ लाने के लिए, सहानुभूति लाने के लिए स्वर्ण कुंवर जो है आदिवासियों को यहाँ पर बोलती है। क्लियर है? तो इस कारण से रानी स्वर्ण कुंवर जो है अपनी राजमाता का दर्जा पाने के लिए इस विद्रोह में शामिल होती है। तीसरा है राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। जो आदिवासी थे राजा रुद्र प्रताप देव, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, राजा रुद्र प्रताप देव राजकुमार कॉलेज में ही अपना बच्चा जो जब वो छोटे थे तो पढ़ाई करने गए हुए थे, तो वो उनसे आदिवासियों का मेल जोल नहीं होता रहता था। ठीक है, आदिवासी उनसे कुछ मांगते भी थे तो पत्र से लिखकर मांगते थे, उसका जवाब रुद्र प्रताप देव देते नहीं थे। और जब रुद्र प्रताप देव 1908 में वापस आते हैं अपने क्षेत्र में और यहाँ का कार्यभार संभालते हैं बस्तर का, तब भी वो दीवान जो बैजनाथ पंडा उसके कहने पर ही काम कर रहे थे और तब भी आदिवासियों से मिलते जुलते नहीं थे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनते थे। इसी के लिए आदिवासी जो थे रुद्र प्रताप देव से काफी नाराज थे, इसलिए वो उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं। चौथा कारण है दीवान बैजनाथ पंडा से असंतोष। दीवान बैजनाथ पंडा जो भू राजस्व पद्धति थी उसमें कर की राशि को लगातार बढ़ा रहे थे, आदिवासियों का शोषण हो रहा था और यहाँ पे आदिवासियों को प्रताड़ित करके उनको बच्चों को स्कूल में भेजा जा रहा था कि वो बच्चे शिक्षित और वो इंग्लिश बोले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आदिवासी इससे नाराज थे, क्योंकि आदिवासियों को ये लगता था कि अगर उनके कोई बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो जो काम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए वो नहीं कर पा रहे थे। तो जो 7-8 साल के बच्चे काम करके पैसा ला सकते थे परिवार के लिए, वो नहीं हो पा रहा था और उनको जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा था। और उसके पेरेंट्स अगर मना कर देते तो उनको दीवान बैजनाथ पांडा जो है कोड़ों से मारता था। इससे आदिवासी काफी नाराज थे। आदिवासियों का मानना था कि जिनके पेरेंट्स स्कूल भेजना चाह रहे हैं वो भेजें, जिनके नहीं भेजना चाह रहे हैं तो उसको प्रताड़ित ना किया जाए कि वो बच्चे जाकर पढ़ें। तो ये था
दीवान बैजनाथ पंडा से असंतोष का कारण, और पांचवा कारण आदिवासियों का असंतोष। जैसे कि जो वन क्षेत्र था, बैजनाथ पंडा क्या किए थे कि आदिवासियों के लिए मतलब जितने आरक्षित वन थे सरकार के लिए, उसके अलावा आदिवासियों की भूमि को भी जो है ये आरक्षित वन में बदलने लगे। तो आदिवासियों के क्योंकि कामकाज का पूरा साधन किसमें डिपेंड है, वन से, लकड़ी काटना, ठीक है, वहां से वनोपज लाना, तो ये सब धीरे धीरे कम होने लग गया। तो और बैजनाथ पंडा जो है वनों को आरक्षित करने लगे, जिससे आदिवासी जो है अपना जो रोजगार के अवसर थे वो धीरे धीरे खोने लगे, और जिनको काम भी मिल रहा था वनों में, वो उनसे भी बेगार के रूप में काम लिया जाता था, यानी काम के बदले कोई उनको धन नहीं दिया जाता था। दूसरा कारण जैसे स्कूल मैंने बताया, तो स्कूल ये दूसरा कारण था आदिवासियों के असंतोष का। तो 1886-87 में बस्तर में रियासत में स्कूल बनने चालू हुए थे। 1898 में 58 स्कूल यहाँ पर बन चुके थे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो ये सब जो है पूरे जो ये इतने कारण मैंने बताया, ये पूरा कारण बना भूमकाल के विद्रोह की रणनीति। अब लाल कालिंद्र सिंह जो थे पहले ही अपना जो यहाँ पर गुंडाधुर थे उनको पहले ही अपने विद्रोह का नेता बना चुके थे कि और जहां भी गुंडाधुर जाते थे यही माना जाता था कि वो आदेश लाल कालिंद्र सिंह का है, क्योंकि लाल कालिंद्र सिंह राजवंश से संबंधित थे, बस्तर के राजवंश से। और यहाँ पर जो बस्तर के राजा के दरबार में जितने भी हिंदू मंत्री थे, ठीक है, या जितने भी राजा के दरबार के दरबारी थे जो हिंदू थे, सब लाल रुद्र प्रताप देव से नाराज चल रहे थे और वो रुद्र प्रताप देव को शासक पद से हटाना चाहते थे। तो ये सब जो है ये मिलकर पूरा रणनीति तैयार होता है, गुंडाधुर को नेता चुना जाता है और ये जो है चालू करते हैं अपना भूमकाल के विद्रोह को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भूमकाल के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो यहाँ पर जो है 2 फरवरी 1910 को जो है यहाँ पर चालू होता है भूमकाल का विद्रोह और सबसे पहले पुष्पपाल बाजार को लूटा जाता है। ठीक है, तो पुष्पपाल बाजार में भी जिसको लूटा जाता है मुख्य रूप से ऐसे लोगों को लूटा जाता है जो अंग्रेजों के समर्थक थे या ऐसे लोगों की दुकानों को लूटा जाता है जो कि बाहरी थे, यानी वो बस्तर के रहने वाले नहीं थे। तो पुष्पपाल बाजार को लूटा जाता है जिसमें मुख्य रूप से विश्वनाथ प्रसाद वाजपेयी की दुकान को लूटा जाता है, क्योंकि ये नागपुर से आए रहते हैं यहाँ पर व्यापार करने, तो इनकी दुकान से लगभग 4000 रुपए लूट लिए जाते हैं। तो उस समय के हिसाब से 4000 रुपए की राशि देखेंगे तो बहुत बड़ी राशि थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है विद्रोह की शुरुआत होती पुष्पपाल बाजार से। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कभी भी, तो आपको याद रखना है विद्रोह की शुरुआत हो रही है जो पुष्पपाल बाजार से हो रही है और सबसे पहले विश्वनाथ प्रसाद वाजपेयी की दुकान को लूटा जा रहा है। अगला जो है 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार को लूटा जाता है। कुकानार नामक बाजार जो रहता है बस्तर के आसपास के क्षेत्र में, उसको लूटा जाता है और यहाँ पर जो है विद्रोहियों द्वारा पहली हत्या की जाती है। यानी आप देखिए, अगर हम देखें जो मुड़िया विद्रोह हुआ था या बोल लीजिए जो 1876 का विद्रोह था, उसमें कहीं पर भी हिंसा आदिवासी नहीं कर रहे थे। हिंसा जो थी वो पुलिस की तरफ से चालू हुई थी, लेकिन आदिवासी कहीं हिंसा नहीं कर रहे थे। लेकिन भूमकाल के विद्रोह में पूर्ण रूप से हिंसात्मक हुआ और यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा विद्रोहियों को पहली बार हत्या की गई। यानी यहाँ पर जो उनके सामने पुलिस आ रहे थे उनको मारने लग गए, पुलिस के परिवार वालों को मारने लगे, यानी जो भी विद्रोह को रोकने आ रहे थे सबको मारे जा रहे थे ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विद्रोहियों के द्वारा जो है यहाँ पर पठान मुशर्रफ खान को की हत्या की जाती है। इनको लाठियों से मारा जाता है और लाठियों से मारने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कुकानार बाजार में पठान मुशर्रफ खान की हत्या होती है और एक हवलदार का वहां पे फैमिली रहती है। तो हवलदार को सबसे पहले हवलदार को मारा जाता है, जब मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती लेकिन उनको मारा जाता है और उनकी वाइफ वहां पर मौजूद रहती है। तो आदिवासी क्या करते हैं कि उनकी वाइफ की योनि में डंडा डाल देते हैं और उसके डंडे से ही उनकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आदिवासियों द्वारा जो है एक पुलिस के जो हवलदार रहते हैं उनकी वाइफ की योनि में डंडा डालकर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी घटना होती कुकानार बाजार वाली लूट के समय। तो इस केस के लिए जो है ये जो जितनी घटना यहाँ पर हो रही है विद्रोहियों के द्वारा, तो यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार करते हैं बाद में पुलिस, जिसका नाम है बुंटू परजा और सामनाथ धाकड़। बुंटू परजा और सामनाथ धाकड़ को गिरफ्तार किया जाता है इस घटना के लिए और इनको फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, तो याद रखना बुंटू परजा और सामनाथ धाकड़ इस कुकानार बाजार वाली घटना में शामिल थे। अगला है 5 फरवरी 1910।
5 फरवरी 1910 को करंजी ग्राम का बाजार को लूटा जाता है। सेम वही आज जितने बाहरी है उनके ही दुकानों को लूटा जा रहा था, तो करंजी ग्राम के बाजार को लूटा जाता है जो कि लोहिंडीगुड़ा के पास था। तो लोहिंडीगुड़ा के पास जो था करंजी ग्राम, उसको लूटा जाता है 5 फरवरी 1910। अब राजा को यह सूचना मिलने लगती है, राजा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं कि उनके ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो यहां पर जो है राजा ये सोचते हैं क्योंकि मेरे ही खिलाफ आधे लोग असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो राजा के मन में यह भावना आती है कि वो आत्महत्या कर ले। रुद्र प्रताप तो यहां पर यही सोचते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो उनके दीवान और जो राजगुरु रहते हैं मित्रनाथ और दीवान बैजनाथ पंडा, वो राजा को ये मतलब दीवान तो रहते नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मित्रनाथ रहते हैं वो मेन रूप से यहाँ पर समझाते हैं राजा को कि आप जो है एक तार के माध्यम से संदेश भेज दो अंग्रेजों को, ब्रिटिश सेना आपकी मदद के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है राजा के द्वारा जो है 7 फरवरी 1910 को राजा जो है ब्रिटिश अधिकारियों को तार के माध्यम से जो है संदेश भेजते हैं कि बस्तर के क्षेत्र में विद्रोह हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर राजा संदेश भेज देता है और अब वो इंतजार में बैठते हैं कब ब्रिटिश सेना यहां पर आएगी उनकी मदद करने के लिए। लेकिन आदिवासियों की यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि आदिवासी अगर तारों को ही काट देते, तारों को अगर काट देते तो यहां से संदेश वहां बाहर पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, और यहां पर जो है जितने भी ब्रिटिश के अधिकारी मौजूद थे सबको यहां से खदेड़ दिया जाता। तो यहां पर जो है जब 7 फरवरी को वो तार के माध्यम से संदेश भेज देते हैं, तब आदिवासियों के द्वारा 8 फरवरी 1910 को संदेश भेजने की लाइनों को काट दिया जाता है। यानी तार भेजने की जो लाइनें रहती हैं वो काट दी जाती है 8 फरवरी 1910 को। पूरे बस्तर के आसपास के क्षेत्र में सभी तारें काट दी जाती है। 9 फरवरी 1910 को कुआकोंडा परगने के पुलिसकर्मी व वनकर्मी की हत्या कर देते हैं विद्रोही। ठीक है, 9 फरवरी 1910 को कुआकोंडा परगने के पुलिसकर्मी व वनकर्मी की हत्या करते हैं विद्रोही। अब जितनी भी चीजें हमने पूसपाल पढ़ी, कोकानार बाजार पढ़ी, ये सब में गुंडाधुर शामिल है मेन रूप से। ठीक है, इसमें भी शामिल थे, इसमें भी गुंडाधुर शामिल थे। पूरी रणनीति उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी और वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चले जाते थे। तुरंत विद्रोह हुआ, तुरंत कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो 9 फरवरी को कुआकोंडा परगने के पुलिसकर्मी व वनकर्मी की हत्या होती है। रानी स्वर्ण कुंवर इसी दिन क्या करती है, मोरटपाल के भोंदिया मांझी, मोरटपाल एक जगह रहती है उसके भोंदिया मांझी, क्योंकि इस समय जो रहते हैं दीवान जो रहते हैं वो रियासत से थोड़े बाहर गए रहते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या करती है रानी स्वर्ण कुंवर मोरटपाल के जो मांझी रहते हैं जिनका नाम रहता है भोंदिया, उनको संदेश भेजती है कि जो दीवान है वो बीजापुर के क्षेत्र से रियासत में आने वाला है, तो आप बीजापुर के क्षेत्र में अपनी सेना तैयार करो और दीवान जैसे ही एंटर करेगा उसकी हत्या कर दो। ठीक है, तो ये योजना जो है रानी स्वर्ण कुंवर बनाती है मोरटपाल के भोंदिया मांझी के साथ मिलकर। लेकिन ये सूचना दीवान तक किसी तरीके से पहुंच जाती है और दीवान अपने इस रियासत में आने के प्लान को कैंसिल कर देता है। ठीक है, 13 फरवरी 1910 को गीदम के पास के बाजार को लूटा जाता है और शासकीय भवन को जला दिया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी 1910 गीदम के बाजार को लूटा जाता है, शासकीय भवनों को वहां पर जला दिया जाता है। अब यहां पर जो है बारसूर के नेगी बैजनाथ हलबा ने विद्रोह को रोकने का प्रयास किया। यानी जो बारसूर के क्षेत्र में एक आदिवासी रहते थे जिनका नाम था नेगी बैजनाथ हलबा, नेगी यानी वो हलबा जनजाति के थे, उनका नाम था नेगी बैजनाथ। ये जो है ये चाहते थे कि बारसूर के आसपास के क्षेत्र में ये भूमकाल का विद्रोह ना हो। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब विद्रोही विद्रोह करने आते हैं और आदिवासी हलबा जनजाति को है वही उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो विद्रोही इनको भी डंडों से मारते हैं, जिसके बाद इनकी आंखें की जो देखने की रोशनी वो नष्ट हो जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बारसूर के नेगी बैजनाथ ने जो आदिवासी होते हुए भी इस विद्रोह को रोकने का प्रयास करते हैं, इनको जो है आदिवासी डंडे से हमला करते हैं, जिसके बाद इनकी आंखें नष्ट हो जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो है अगला है दक्षिण बस्तर के नेता, यानी भूमकाल के विद्रोह को दक्षिण बस्तर में किसने फैलाया, जैसे सुकमा हो गया, कोंटा, ये सब जो क्षेत्र थे उसमें इस विद्रोह को किसने फैलाया, तो उसका नाम है कोरिया मांझी। ठीक है, कोरिया मांझी जो थे इन्होंने दक्षिण बस्तर में
इस विद्रोह को फैलाया था। अब देखते हैं, अब यहां से प्रारंभ होता है अंग्रेजी दमन चक्र। यानी अब अंग्रेजों के पास, क्योंकि जो रुद्र प्रताप थे तो उन्होंने तार से सूचना भेजी थी, अब ये सूचना पहुंच जाती है अंग्रेजों तक। अब अंग्रेज कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे सेना भेजते हैं, वो वाला पार्ट देखते हैं। तो यहां पर जो है बस्तर विद्रोह की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचती है। तो यहां पर जो है छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल एजेंट, छत्तीसगढ़ के जो पॉलिटिकल एजेंट रहते हैं उनका नाम रहता है डिबरे, उनको चांदा के पास ये सूचना मिलती है। वो चांदा में रहते हैं महाराष्ट्र में, तब उनको सूचना मिलती है कि यहाँ पर जो है ये विद्रोह फैल चुका है। तो डिबरे जो रहते हैं आसपास के उसके जितने पुलिस अधिकारी रहते हैं सबको सूचना भेजते हैं। तो 12 फरवरी 1910 का दिन तय होता है कि सब अलग अलग जगह से अपनी सेना लेकर आएंगे और केस काल के पास उनकी सभी की सेना मिलेगी, और केस काल में मिलने के बाद केस काल से वो बस्तर में प्रवेश करेंगे, ये उनकी योजना रहती है। ठीक है, तो 12 फरवरी 1910 को जो है आसपास के जितने पुलिस अधिकारी रहते हैं वो सब मिलते हैं। नागपुर से एक सेना आती है मिस्टर ड्यूके के नेतृत्व में, और जिला पुलिस अधीक्षक बस्तर के रहते हैं मिस्टर गेयर। ठीक है, तो ये जो है तीनों की सेना मिलती है कहां पर, केस काल में, और कांकेर के राजा की कार से 12 फरवरी को डिबरे जो है वो पहुंचते हैं केस काल। क्लियर है? तो डिबरे को किसकी कार से पहुंचते हैं, कांकेर राजा की कार से 12 फरवरी 1910 को केसकाल पहुंचते हैं। नागपुर से सेना लेकर पहुंचते हैं मिस्टर ड्यूके केसकाल, और जिला पुलिस अधीक्षक मिस्टर गेयर पहुंचते हैं केसकाल। ये तीनों की सेना यहां पर मिलती है और केसकाल से अब ये बस्तर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है केसकाल से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं 14 फरवरी 1910 को, 14 फरवरी 1910 को कोंडागांव के क्षेत्र में जितने भी आदिवासी रहते हैं, जितने भी विद्रोही अंग्रेजों को दिखते हैं, अंग्रेज उनको गिरफ्तार करते हुए चलते हैं। और साथ ही साथ वो रास्ते में जितने भी देखते हैं कि तारें कटी हुई है, जो तार भेजने वाली जो जिससे सूचना आदान प्रदान हो सकता था, वो तारों को साथ में जोड़ते हुए चलते हैं, ताकि हमको जो है रायपुर से अगर कुछ पुलिस की जरूरत पड़े तो हम मंगा सके। तो यहाँ पर जितने लाइन को काटा गया था सबको जोड़ते हुए अंग्रेज साथ में चलते हैं। अब यहां पर जो है खड़क घाट की लड़ाई होती है, इंपॉर्टेंट है। खड़क घाट की लड़ाई होती है 16 फरवरी 1910 को। अब क्या होता है, खड़क घाट जो है ये जगदलपुर से जब पास में इंद्रावती नदी बहती है, तो इंद्रावती नदी को पार करने, मतलब इंद्रावती जहां पर ये जगह है खड़क घाट, वो इंद्रावती नदी पर ही स्थित है। अब अंग्रेजों को अगर जगदलपुर जाना है तो इस खड़क घाट को पार करके ही जाना था, यानी नदी को क्रॉस करके जाना था। अब यहां पर जो रहते हैं खड़क घाट पर ही विद्रोहियों के 5 शिविर रहते हैं, यानी नदी के एक तरफ अंग्रेज खड़े हैं, एक तरफ विद्रोही खड़े हैं, उनके 5 शिविर खड़क घाट में ही है। अब अंग्रेजों को जगदलपुर जाना है तो इस नदी को क्रॉस करके ही जाना है। अब यहां पर क्या था, गुंडाधूर यहां पर जब विद्रोहियों को इकट्ठा करते रहते हैं भूमकाल के विद्रोह के पहले, तब वो विद्रोहियों को इकट्ठा करके ये बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गुंडाधूर तांत्रिक विद्या में निपुण थे, तो गुंडाधूर ऐसा बोले थे विद्रोहियों को कि अगर गोरे हम पर गोली भी चलाएंगे मैं उस गोली को पानी कर दूंगा। ऐसा गुंडाधूर का वाक्य था विद्रोहियों को इकट्ठा करते समय। तो यहां पर जो है गोरों के जो भी यहां पर विद्रोही रहते हैं वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो अंग्रेज ये सोचते हैं हम इनको आदिवासियों को डराने के लिए गोली चलाते हैं। तो गोली चलाते हैं, तो गोली जब चलती है तो कोई भी आदिवासियों को गोली लगती नहीं। तो कई आदिवासी ये मानने लगते हैं कि जो गोली नहीं हमको लगी, तो गुंडाधूर ने जैसे बोला था कि वो गोली को पानी कर देगा, तो वो गोली पानी हो गई, इसलिए आदिवासियों को कुछ नहीं हुआ। तो आदिवासी भी यहाँ पर काफी उत्साहित हो जाते हैं और अंग्रेजों का विरोध करने लगते हैं। अंग्रेजों के द्वारा फिर गोली चालन किया जाता है, जिसमें 5 आदिवासियों की मृत्यु होती है और भीड़ जो रहती है आदिवासियों की वो छटने लगती है गोली चलने के बाद। अब यहाँ पर 5 आदिवासियों की मृत्यु होती है, लेकिन कुछ आदिवासी अभी भी वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो वहां पर जो डिबरे और ये गेयर जो यहाँ पर पहुंचे रहते हैं, वो आदिवासियों से बात करने के लिए बोलते हैं कि आप हमको आगे जान दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तब यहाँ पर जो है आदिवासी बोलते हैं कि आप हमसे कोई भी एक नेता, आपका जो लीडर है वो हमसे आकर मिलो, हम यहाँ पर बात करते हैं। तब आदिवासी जो है पहले तो फिर अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं कि आप अगर मैं वहां पे आऊंगा तो आप मेरे को मार दोगे, तो आप जो है नहीं मारोगे, इसकी क्या गारंटी। तो वो बोलते हैं कि हम जो है माटी क्रिया करते हैं,
यानी हम माटी को खाकर कसम खाते हैं आदिवासियों का, क्योंकि ये मानना रहता है कि अगर वो माटी को पकड़ के कसम खाते हैं तो वो चीज नहीं करते, तब आदिवासी वहां माटी की क्रिया करते हैं और कसम खाते हैं उसको पकड़ के कि हम आपको नहीं मारेंगे। तब वहां पर गेयर और डिबरे जाते हैं उनसे बात करने के लिए, और वहां पे गेयर और डिबरे को भी माटी खिलाया जाता है आदिवासियों के द्वारा कि आप जो है ये माटी खाकर कसम खाओ कि आप जो है आगे जाके जगदलपुर में किसी भी आदिवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, वो तो विद्रोह करेंगे ही। तो यहाँ पर माटी क्रिया की प्रक्रिया होती है और ब्रिटिश सेना जो है वो इंद्रावती नदी पार करके आगे बढ़ जाती है जगदलपुर की ओर। तो अगर यहीं पर ये सब नहीं होता तो आदिवासी यहीं पर अंग्रेजों को आगे ही नहीं बढ़ने देते, लेकिन ये प्रक्रिया हुई तो इसके बाद आदिवासी जो है अंग्रेजों को आगे जाने दे देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है लाल कालिंद्र सिंह, अब जो ये सेना है इनकी ब्रिटिश सेना, वो जगदलपुर पहुंच जाती है। राजा रुद्र प्रताप देव वहां पर मौजूद रहते हैं। महल में जो है रुद्र प्रताप देव और ब्रिटिश अधिकारी सभी जितने भी नेता रहते हैं इस विद्रोह के, सबको न्योता भेजते हैं लाल कालिंद्र सिंह को, स्वर्ण कुंवर को, कि आइए आप हमसे बात करिए, आपको क्या दिक्कत है आप वो समझाइए। तो यहां पर जो है संदेश भेजा जाता है और मर्दापाल में, क्योंकि लाल कालिंद्र सिंह इस समय मर्दापाल में रहते हैं, तो लाल कालिंद्र सिंह को संदेश भेजा जाता है कि आप दरबार में उपस्थित हो। लेकिन 25 फरवरी तक लाल कालिंद्र सिंह कभी भी दरबार में उपस्थित ही नहीं होते। इनको संदेश जो है वो तुरंत 16-17 फरवरी को भेज दिया जाता है, लेकिन लाल कालिंद्र सिंह 20 फरवरी को जगदलपुर आ भी जाते हैं, लेकिन 25 फरवरी तक महल में जाते ही नहीं। तो अंत में अंग्रेजों को, जो अंग्रेज रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब जितने भी जो नेता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो राजा रुद्र प्रताप देव जो रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि मेरे को लगता है इस विद्रोह को भड़काने में लाल कालिंद्र सिंह, स्वर्ण कुंवर और जो भी उनके दरबार में हिंदू दरबारी थे वो जिस घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं, तो आप इनको गिरफ्तार कर लो। तो इनके कहने पर, राजा रुद्र प्रताप देव के कहने पर 25 फरवरी को लाल कालिंद्र सिंह, स्वर्ण कुंवर और जितने भी हिंदू दरबारी रहते हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है इनको जो है सबको गिरफ्तार करके जगदलपुर के महल में ही रखा जाता है नजरबंद करके। अब आगे बढ़ते हैं हम 26 फरवरी 1910, क्योंकि महल को चारों तरफ से आदिवासी घेरे रहते हैं, तो यहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि अब ब्रिटिश सेना जो है इस महल के चारों जो आदिवासी खड़े हैं उस जगदलपुर के घेरे को तोड़ेंगे। ठीक है, यानी अब आदिवासियों को हटाने का कार्यक्रम चालू किया जाएगा। तो ये 26 फरवरी को डिसाइड किया जाता है कि ये कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है छोटे डोंगर का क्षेत्र में संघर्ष, छोटे डोंगर क्षेत्र जो है नेतानार के पास ही पड़ता था, और नेतानार किसका क्षेत्र था? गुंडाधुर का क्षेत्र था। तो यहां पर जो है छोटे डोंगर के आसपास के क्षेत्र में संघर्ष चालू हो जाता है। ब्रिटिश सेना छोटे डोंगर के क्षेत्र में जाती है और सभी जितने भी विद्रोही रहते हैं सबको पकड़ती है, किसी की मृत्यु होती है, वहां पर गोली चालन होता है। तो ये सब संघर्ष छोटे डोंगर के क्षेत्र में, नेतानार क्षेत्र में होता है। लेकिन गुंडाधुर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ट्रांसफर होते रहते थे। अब आता है अल्नार की लड़ाई। इंपॉर्टेंट है अल्नार की लड़ाई, या इसको बोलते हैं कोनाड़ी की लड़ाई। जहां अल्नार क्षेत्र उसको आदिवासी कोनाड़ी की लड़ाई भी बोलते हैं। कोनाड़ी किसको बोलते थे आदिवासी? ऐसा खेत जो 3 तरफ से जंगलों से घिरा हो, उस क्षेत्र को कोनाड़ी बोलते थे। इसलिए अल्नार भी वैसे ही क्षेत्र था जो 3 ओर से जंगल से घिरा हुआ खेत था। ठीक है, तो इसी के लिए अल्नार को उन लोग कोनाड़ी भी बोलते हैं। तो कोनाड़ी ऐसा खेत जिसके चारों मतलब 3 तरफ से वो जंगलों से घिरा हो, तो उसको कोनाड़ी बोलते थे आदिवासी। तो यहां पर जो है 19 मार्च को जो जगदलपुर का राजमहल रहता है वहां पर डिबरे को यह सूचना मिलती है कि आदिवासी जो है वो 25 मार्च को अल्नार के क्षेत्र में इकट्ठा होंगे, क्योंकि पूर्णिमा है उस दिन। तो वो जो है वहां पर रणनीति बनाएंगे वापस हम पर आक्रमण करने के लिए, और यहां पर जो है गुंडाधुर भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, ये सूचना मिलती है डिबरे को। तो डिबरे 19 मार्च को ही योजना बनाना चालू कर देते हैं कि हम 25 मार्च की रात को जाकर अचानक ही हल्ला बोल देंगे जंगल में, और जितने भी आदिवासी वहां इकट्ठा होंगे सबको मार देंगे, गोली चालन करेंगे। अब यहां पर डिबरे 25 मार्च को जितने भी आदिवासी इकट्ठा होते हैं, रात को सेना लेकर पहुंच जाते हैं जंगल में अल्नार के, और वहां पर रात को गोली चालन होता है। आदिवासी अंधेरे में तीर चलाते हैं, तो वहां पर कुछ ब्रिटिश व्यक्ति मरते हैं, अधिकारी मरते हैं, कुछ जो है यहाँ पर कुछ आदिवासी गोली चालन में मर जाते हैं। लेकिन जो गुंडाधुर है यहाँ से भी फरार हो जाते हैं, और फरार होने के बाद कोई मानता है कि वो कुटुमसर गुफा में जाते हैं, कोई बोलता है कि वो कोटरी नदी पार करके उड़ीसा के क्षेत्र में चले गए। यानी गुंडाधुर की इसके बाद जो है कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि वो कहां गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुंडाधुर यहाँ पर थे।
तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है 25 मार्च का आदिवासी ये सब बहुत ज्यादा वहां पे लोग मर जाते हैं। अब यहाँ पर जो 25 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे जितने भी बड़े नेताओं को जिन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था, उनको सबको 18 अप्रैल को तय किया जाता है कि उनको सबको रायपुर जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 18 अप्रैल को ये जितने भी लाल कालिंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर और जितने भी हिंदू दरबारी थे सबको गिरफ्तार जो किए हुए थे 25 फरवरी को, 18 अप्रैल को इनको रायपुर ले जाने के लिए सेना निकल गई। अब इनको पकड़ के रायपुर, मतलब पकड़े तो हुए ही थे, अब उनको लेकर सेना रायपुर चले जाती है और रायपुर जेल में 26 अक्टूबर 1910 को रानी स्वर्ण कुंवर की मृत्यु होती है। 26 अक्टूबर 1910 को रानी स्वर्ण कुंवर की मृत्यु होती है। लाल कालिंदर सिंह की भी आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो है बस्तर राज परिवार के प्रमुख ये सबको गिरफ्तार करके रायपुर जेल में रखा जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से भूमकाल का विद्रोह जो है शांत हो जाता है। ब्रिटिश सेना जो है मई 1910 तक वहां पर मौजूद रहती है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भूमकाल के विद्रोह में संकेतक के रूप में आदिवासी किसको प्रयोग कर रहे थे? तो संकेतक के रूप में तीर का प्रयोग किया जा रहा था, लाल मिर्च का प्रयोग किया जा रहा था, मिट्टी के टुकड़े का प्रयोग किया जा रहा था और धनुष और भाले का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो इतनी चीजें जो है वो संकेतक के रूप में तीर, लाल मिर्च, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष और भाले। क्लियर है? इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज बन रहा है कि जब, जैसे कि मैंने बताया कि रुद्र प्रताप देव आत्महत्या करने वाले थे, उसके पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो उनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो 11 फरवरी को जो रुद्र प्रताप देव के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो आगे चलकर रुद्र प्रताप देव के बाद बस्तर रियासत की शासिका बनेगी। तो यही जो है 11 फरवरी को इनका जन्म होता है और रुद्र प्रताप देव का जो मुख्य रूप से जो माहौल रहता है, जो वो डिप्रेस हो चुके रहते थे, वो इससे यहाँ पर उभरते हैं। फिर वो भूमकाल के विद्रोह का अंत हो गया। अब भूमकाल के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि आदिवासी जो स्कूल जला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर शासकीय भवन तो सब जलाए जाते, स्कूल जला रहे थे। अब स्कूल का जो पैसा जितना जलाने में खर्च हुआ, आदिवासियों के द्वारा ही पुनः स्कूल निर्माण किया गया, आदिवासियों से रोड का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जितना भी इस विद्रोह में नुकसान हुआ और रुद्र प्रताप देव भरे। ठीक है, तो ये सब भूमकाल के विद्रोह के परिणाम भी हुए। अब देखते हैं रुद्र प्रताप देव से संबंधित कुछ अन्य चीज। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर का विकास किया, हाँ, और यहाँ पर चौराहों का निर्माण कराया, यानी ऐसे मतलब एक बोल लीजिए चौक टाइप का बनाया जहां पर 4 रास्ते आकर मिलते थे। तो इसी कारण जो है रुद्र प्रताप देव के समय ही जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाने लगा। तो चौराहों का नगर किसे कहा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, तो वो नगर कहा जाता है जगदलपुर को, और रुद्र प्रताप देव के समय ही कहा जाने लगा था। रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की भी उपाधि दी जाती है। जिस तरीके से जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहां पर हर धर्म के मतलब आप बोल लीजिए वहां पर हर धर्म का अच्छा विकास हुआ था, तो वैसे ही रुद्र प्रताप देव ने भी कोशिश की कि सभी धर्म के स्थल जगदलपुर के आसपास स्थापित हो। तो इसके कारण इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की भी उपाधि दी जाती है। और यहाँ पर रुद्र प्रताप देव के समय एक प्रथा प्रचलित थी जिसको घेटोपैनी की प्रथा बोलते थे। घेटोपैनी की प्रथा ऐसे होती थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार लिया है, ठीक है, और वो अपना उधार नहीं चुका पा रहा है, तो उसको जो है उस उधार के बदले अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को विक्रय करना पड़ता था, जिसका वो उधारी नहीं चुका पा रहे उसको। यानी वो अपनी बेटी, आप बोल सकते हैं महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित जो है प्रथा थी घेटोपैनी की प्रथा, जो कि रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित थी। क्योंकि जो आदिवासी थे या तो राजाओं से पैसा लेते थे या साहूकारों से पैसा लेते थे, और जब पैसा नहीं लौटा पा रहे थे तो उनको साहूकारों को अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बेचना पड़ता था। तो यही जो है वो घेटोपैनी की प्रथा है। घेटोपैनी की प्रथा राजा रुद्र प्रताप देव के समय ही प्रचलित थी। अब यहाँ पर जो होता है 1921 में, जैसे कि मैंने बताया, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के बाद जो है बस्तर, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं रहता, तो उनकी बेटी रहती प्रफुल्ल कुमारी देवी, उनको बस्तर के रियासत की शासिका बनाया जाता है। अब हम वो वाला पार्ट कवर करते हैं, जब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बस्तर रियासत में
जो अभी तक का रुद्र प्रताप देव का शासन था, उनकी मृत्यु होती है 1921 में, और यहाँ की शासिका बनती है रुद्र प्रताप देव की ही बेटी, जिसका नाम रहता है प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 में यहाँ की शासिका बनती है। ये काकतीय वंश की पहली महिला शासिका है, या आप बोल लीजिए बस्तर की पहली महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी है। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी जब शासिका बनती तो इनकी अंग्रेजों से हमेशा अनबन चलती रहती है। उसका कारण ये रहता है, अंग्रेज जो है बस्तर रियासत के अंतर्गत आने वाले बैलाडीला की पहाड़ी को जो है, बैलाडीला की पहाड़ी को अंग्रेज हैदराबाद के निजाम को देना चाहते थे, लेकिन प्रफुल्ल कुमारी देवी ऐसा नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो प्रफुल्ल कुमारी देवी पर हमेशा दबाव बनाया करते थे। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी का जो विवाह है वो उड़ीसा की मयूरभंज रियासत से संबंधित जो रहते हैं प्रवीर चंद्र भसदेव, उनसे उनका विवाह होता है। किनका? प्रफुल्ल कुमारी देवी का। तो अंग्रेज क्या चाल चलते हैं कि जो मयूरभंज के जो शासक हैं उनको नहीं आने दिया जाता बस्तर रियासत में, और जो बस्तर रियासत के शासक है उनको मयूरभंज जाने से मना कर देते हैं। यानी ये दोनों आपस में मिल ही नहीं पाते, ऐसे अंग्रेजों की चाल रहती है। तो कुछ समय के लिए छूट दी जाती है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर छूट दी जाती है, फिर बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से चलता रहता है, क्योंकि वो प्रफुल्ल कुमारी देवी पर दबाव बनाना चाहते थे। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी को एक बीमारी होती है जिसका नाम रहता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के इलाज के लिए प्रफुल्ल कुमारी देवी जाती है लंदन, जहां पर रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जांच में पता चलता है कि इनकी मृत्यु में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ था, क्योंकि वो बैलाडीला वाले क्षेत्र को हड़पना चाहते थे, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस थी। ठीक, इसके बाद शासक बनते हैं प्रवीर चंद्र भसदेव, जो कि उनके पति रहते हैं। प्रवीर चंद्र भसदेव जो रहते हैं ये मयूरभंज से संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया। 1936 से 47 इनका कार्यकाल रहता है, क्योंकि इसके बाद जो है रियासतों का विलीनीकरण हो जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से आप ये बोल सकते हैं कि ये बस्तर रियासत के अंतिम शासक थे, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के पहले तक। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। तो स्वतंत्रता तक भी ये 1947 के अंत तक शासक रहते हैं। 1 जनवरी 1948 को तो रियासतों का विलीनीकरण हो जाता है, तो उसमें यही प्रवीर चंद्र भसदेव साइन करते हैं। और 1961 में जाकर प्रवीर चंद्र भसदेव की हत्या हो जाती है, उनको गोलीकांड में मारा जाता है। तो तब ये शासक, उसके बारे में हम डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये प्रवीर चंद्र भसदेव अंतिम शासक थे, और विलीनीकरण पत्र में साइन जो किया था वो प्रवीर चंद्र भसदेव ने ही किया था। अभी वर्तमान में अगर देखें बस्तर की रियासत के जो शासक है, आप बोल लीजिए राजा जो है कमल चंद्र भसदेव है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कांकेर रियासत, जो आखिरी रियासत हमारी रियासतों 14 रियासतों में। तो कांकेर रियासत 1429 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैली है, 1429 वर्ग मील क्षेत्रफल में। इस कांकेर का प्राचीन नाम कंकड़, कांकियर और कांकरे, ये 3 नाम मिलता है, कंकड़, कांकियर और कांकरे। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कौवे रहते थे और उनकी आवाज आती थी, जिस कारण इस क्षेत्र को कांकरे बोला गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है कंकड़ बहुत मात्रा में पाए जाते थे, इसी के लिए इसको कंकड़ बोला गया, ऐसा माना जाता है। तो 3 नाम है, कंकड़, कांकियर और कांकरे। ये पेपर में पूछा भी जाता है, कई बार कांकरे जो है पूछा गया है। ये इस वंश के संस्थापक जो है कन्हर देव को माना जाता है कि कन्हर देव ने इस रियासत को स्थापित किया था, जमींदारी को स्थापित किया था, क्योंकि इस वंश की जो या इस रियासत की ज्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। यहाँ पर आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो बस्तर रियासत थी या कांकेर रियासत थी, ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जो किसी भी प्रकार के टैक्स को नहीं पटाती थी। जैसे कि हमने मराठा काल में भी देखा था, कांकेर के जो रियासत के जमींदारी के प्रमुख शासक थे वो केवल क्या करते थे, 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद करते थे। ठीक है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, तो सैनिकों की मदद करते थे, हमने देखा हुआ है। ठीक है, 1854 में यहाँ के शासक बनते नरहर देव। जब जमींदारियों को रियासतों का दर्जा मिलता है 1865 में, तो नरहर देव जो रहते हैं वही कांकेर के प्रमुख शासक रहते हैं उस समय, यानी कांकेर को रियासत का दर्जा नरहर देव के समय मिलता है। 1909 में यहाँ के शासक बनते हैं कोमल देव। इंपॉर्टेंट ये है कोमल देव के बारे में, इनको अंग्रेज 9 तोपों की सलामी देने का अधिकार देते हैं, यानी जब ये शासक आएंगे तो 9 तोपों की सलामी इनको दी जाती थी। बाकी किसी रियासत के शासकों को 9 तोपों की सलामी नहीं लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यही केवल ऐसे थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे मुख्य रूप से। ठीक है, तो अंग्रेजों की मदद करने के कारण इनको 9 तोपों की सलामी का अधिकार मिला था कोमल देव को। 1925 में यहाँ के शासक बनते भानु प्रताप देव, और भानु प्रताप देव के समय किसान आंदोलन होता है 1944-45 में।
एक्चुअल में क्या होता है कि इस समय कांकेर के दीवान बदले जाते हैं और कांकेर के दीवान बनते हैं टी महापात्र। ये क्या करते हैं, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं और टैक्स की राशि को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तब यहाँ पर जो गौटिया रहते हैं कांकेर के आसपास के क्षेत्र में, वो ये तय करते हैं कि हम कोई भी टैक्स नहीं पटाएंगे, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं सुरंगदह के गौटिया, इंद्रू केवट, कहीं कहीं इंदर केवट नाम मिलता है, तो इंद्रू केवट सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं और नारा देते हैं हम कोई भी टैक्स नहीं पटाएंगे। तो अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार रहती है वो अपनी पुलिस व्यवस्था के तहत सभी किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार करती है, लेकिन बाद में किसान और राजा के मध्य, भानु प्रताप देव के मध्य समझौता होता है और टैक्स की राशि को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो एक कांकेर का किसान आंदोलन भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुआ था। दीवान टी महापात्र, सुरंगदा के गोटिया, इंद्रू केवट ने इसका नेतृत्व किया था और राजा थे भानु प्रताप देव। अब हम देखते हैं कि रियासतों का विलीनीकरण कैसे हुआ। देखिए, जब माउंटबेटन योजना आई थी तो माउंटबेटन योजना के तहत यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश होंगे और रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वो या तो भारत में मिले, या तो पाकिस्तान में मिले, या तो स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की कुछ रियासत ऐसी थी जिनको ये डर था कि अगर वो स्वतंत्र रहेंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारत सरकार आक्रमण कर सकती है। ठीक है, तो इसी के लिए वो डर के कारण क्या हुआ कि हम सभी रियासत एक साथ मिलकर एक नया देश बनाते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो रियासतें वो आपस में मिलकर एक देश बना सकती है। वो स्वतंत्र रह सकती, लेकिन देश बनाने का कहीं भी उल्लेख नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की कुछ रियासत आपस में मिलती है और एक पूर्वी रियासतों के संघ का निर्माण करती है, और पूर्वी रियासतों का संघ का निर्माण करती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासत। और इसमें दो रियासत ऐसे रहती जो इस संघ में शामिल नहीं होती, वो है बस्तर रियासत छत्तीसगढ़ की और मयूरभंज रियासत उड़ीसा की। ये दो रियासत ऐसे रहती है जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, ना तो वो भारत में मिलना चाहती थी, ना तो पाकिस्तान में वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। बाकी पूर्वी रियासतों का संघ स्वयं में एक अपना देश बना रहे थे, सभी रियासत मिलकर। तो ये दो रियासत, जो सबसे बड़ी रियासत है ये छत्तीसगढ़ की, ये उड़ीसा की, ये जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी में नहीं मिलना चाहते थे। अब राजकुमार कॉलेज में पूर्वी रियासतों के संघ की पहली मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अध्यक्ष चुना जाता है कालाहंडी के राजा को, यानी कालाहंडी रियासत के जो राजा रहते हैं उसके अध्यक्ष बनते हैं, और सचिव बनते हैं शक्ति के रियासत के राजा लीलाधर सिंह, शक्ति रियासत के राजा लीलाधर सिंह। लेकिन यहाँ पर रियासतों के राजा को अभी तक को पूरा प्लान समझ नहीं आया रहता कि माउंटबेटन योजना यहाँ पर स्वतंत्र करने ही वाली है, यानी अब कोई अंग्रेज जो है कोई युद्ध नहीं लड़ने वाले। तो यहाँ पर लेकिन पूर्वी रियासतों की जो पहली मीटिंग होती है उसमें यह तय किया जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की मदद करेंगे, यानी ये रियासत के शासक तय करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की मदद करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये पहली मीटिंग खत्म होती है, पूर्वी रियासत का संघ भी मिल जाता है, लेकिन खैरागढ़ की जो रियासत के शासक रहते हैं, जिनका नाम रहता है, आपने पढ़ा है, खैरागढ़ के राजा जो रहते हैं वीरेंद्र बहादुर सिंह, वो यहाँ पर तय कर देते हैं कि ये पूर्वी रियासत का संघ जो है वो अमान्य है। यानी क्योंकि माउंटबेटन योजना कहीं पर भी ये नहीं बता रही है कि हमको पूर्वी रियासत मिलकर एक देश बना सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इस संघ को जो है भविष्य में अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ये बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वीरेंद्र बहादुर सिंह जो खैरागढ़ के राजा हैं और कोरिया रियासत के प्रमुख रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है, रामानुज प्रताप सिंह देव ये मिलने जाते हैं दिल्ली सरदार पटेल से, और उनको बोलते हैं कि हमने पूर्वी रियासतों का संघ बनाया। तो सरदार पटेल बोलते हैं वो अमान्य है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो उसका कोई आपको उसका कोई भी ऐसा अलग आप एक पूर्वी रियासतों का संघ नहीं बना सकते, उसको आपको मान्यता ही नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सरदार पटेल चाहते थे कि उन रियासतों को मध्य प्रांत में शामिल किया जाए, उड़ीसा वाली रियासतें उड़ीसा में शामिल हो, ये वो सरदार पटेल चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक होती है दिल्ली में। नरेंद्र मंडल, जितने भी भारत की रियासतें थी उन सबको नरेंद्र मंडल बोला जाता था, यानी सभी रियासतों को मिलाकर नरेंद्र का मतलब होता है राजा, तो राजा का दल, तो नरेंद्र मंडल, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो रियासतों के जो दल था उसका नाम था नरेंद्र मंडल। ठीक है, तो सभी रियासतों का बैठक होती है 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में, क्योंकि अभी रियासतों को समय दिया गया था या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र है। तो जो रियासत अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वो भारत में मिलेगी कि पाकिस्तान में मिलेगी या स्वतंत्र रहेगी, तो उन रियासतों को के अंतर्गत आने वाले 3 मामलों को भारत सरकार के अंतर्गत डाइवर्ट करना था, जिसमें प्रमुख थे विदेश मामले, रक्षा मामले और संचार मामले।
विदेश मामले, रक्षा मामले और संचार मामले ऐसे थे जिसको भारत सरकार को इन रियासतों को सौंपना था जब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले लेते। डिसीजन लेंगे उसके बाद उनके पास वो अधिकार चला जाएगा। तो ये 3 मामलों के लिए एक अनुबंध पत्र में साइन करवाया जाता है इस नरेंद्र मंडल की बैठक में 25 जुलाई 1947 को, और सभी रियासतों के शासक उसमें साइन करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ रियासत में जो अगर जाए तो खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जो है सबसे पहले साइन करते हैं। तो इस अनुबंध पत्र में सबसे पहले साइन करने वाले थे खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। लेकिन कई बुक में क्या डायरेक्ट लिख देता है कि रियासतों के विलीनीकरण में सबसे पहले साइन वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया है। वीरेंद्र बहादुर सिंह ने उसमें सबसे पहले साइन नहीं किया था। रियासतों के विलीनीकरण में सबसे पहले साइन राजनांदगांव रियासत की रानी जयंती देवी ने किया था, जबकि अनुबंध पत्र जो ये यहाँ पर साइन हो रहे हैं 3 मामलों के लिए, उसमें सबसे पहले साइन खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया था। अब जो होता है 15 दिसंबर 1947 को राजाओं की एक ऐतिहासिक बैठक होती है मध्य प्रांत के नागपुर में। ठीक है, मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में रहती है, तो मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाली जितनी रियासत रहती है उसकी मीटिंग बुलाई जाती है नागपुर में, और यहां पर रियासतों को एक आप बोल लीजिए समझौते के लिए बुलाया जाता है कि आपको ये चीज ऑफर दिया जाता है कि आपको ये चीज उपलब्ध कराई जाएगी, आप रियासतों का विलीनीकरण भारत में कर लीजिए। तो यहाँ पे 15 दिसंबर 1947 को बैठक होती है, राजाओं की ऐतिहासिक बैठक रायपुर में। इसमें मध्य प्रांत के गवर्नर मंगलदास पकवासा स्थित रहते हैं, मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल स्थित रहते हैं इस मीटिंग में। और जो क्योंकि इस मीटिंग का जो मुख्य रूप से नेतृत्व सरदार पटेल को सौंपा जाता है रियासतों के विलीनीकरण का, तो सरदार पटेल भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलदास पकवासा रविशंकर शुक्ल के इस मीटिंग की अगुवाई करते हैं। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जब ये मीटिंग होने वाली रहती है उसके पहले कुछ प्रयास किए जाते हैं कि इन रियासतों को कहीं मतलब भारत में शामिल ना हो, इसके लिए कई सारे प्रयास होते हैं। जैसे कि बस्तर रियासत के लिए प्रयास करते हैं हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम बस्तर को अपने में मिलाना चाहते थे, इसी के लिए बस्तर रियासत के राजा को बोल रहे थे कुछ वहां पे आपको बोल रहे थे मतलब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, यानी उनको एक तरीके से ऑफर देने की कोशिश करते हैं बस्तर रियासत के शासक को हैदराबाद के निजाम, क्योंकि बस्तर में बैलाडीला की पहाड़ी आ रही थी और हैदराबाद के निजाम जो है वो बैलाडीला की पहाड़ी को हड़पना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं बस्तर को अपने में मिलाना चाह रहे थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल की अगुवाई में ऐसा नहीं हो पाया। जसपुर और सरगुजा के क्षेत्र को जो रांची के आसपास में ईसाई मिशनरी रह रही थी, वो जसपुर और सरगुजा को अपने में मिलाना चाह रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह ये चाह रहे थे कि जसपुर, सरगुजा और रांची के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाए या एक नया राज्य बना दिया जाए झारखंड। ठीक है, तो ये इसके लिए जसपुर और सरगुजा को अपने में मिलाना चाह रहे थे, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयास से भी ऐसा नहीं हो पाया। अब देखते हैं 15 दिसंबर 1947 को जो बैठक हुई थी, यहाँ पे राजाओं की इसमें हमारी रियासत के 3 राजा शामिल नहीं हो पाए थे, जसपुर के, सरगुजा के और चांबखार के। ये 3 रियासत के राजा इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे, जो 15 दिसंबर 1947 को किसी की तबीयत खराब थी, कोई अन्य कारण से उपस्थित नहीं हो पाए थे। जसपुर, सरगुजा और चांबखार के जो शासक है वो यहाँ शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था शामिल होने के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑफर दिया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया। तो पहला ऑफर था कि ऐसी रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो उनको जो है मासिक भत्ता दिया जाएगा उनकी वार्षिक आय का 15%, यानी उनकी जैसे मान लीजिए 1 लाख से कम है, मान लेते हैं 1 लाख है, तो 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000 रुपए उनको मासिक भत्ता दिया जाएगा। दूसरा ऑफर, वार्षिक आय जिनकी 1 से 4 लाख रुपए, 1 लाख से 4 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय है जिस रियासत की, उसका मासिक भत्ता होगा 10%, यानी उनकी कुल आय का 10% मासिक भत्ता। और जिनकी रियासत की आय 4 लाख से ज्यादा है उनको जो है उनका मासिक भत्ता होगा उनकी कुल आय का 7.5%। तो इतना रूप से मासिक रूप से आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, ये पहला ऑफर था। और जितने भी जमीन, जायदाद, महल, खजाना या सोना, ये जितना भी राजाओं के पास था वो उन्हीं के पास रहेगा, भारत सरकार हड़पे ही नहीं। तो ये कुछ ऑफर दिए गए यहाँ पे रियासतों के शासकों को। तो अंत में रियासत के शासक मान जाते हैं और रियासत के विलीनीकरण पत्र में साइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जयंती देवी जो राजनांदगांव की रहती है, जो दिग्विजय के एवज में यहाँ पर आई रहती है, दिग्विजय देव के, तो जयंती देवी जो है सबसे पहले साइन करती रियासतों के विलीनीकरण पत्र में, और खैरागढ़ के राजा इस अनुबंध पत्र में साइन करते हैं। ठीक है, तो सब रियासत के शासक यहाँ पर साइन कर देते हैं। तो अंत में जो है 1 जनवरी 1948
1948 को 1 जनवरी, मतलब जो अंतिम ये 3 शासक थे यहाँ पर आए नहीं थे तो ये बाद में साइन करते हैं, तो इन शासकों का अंतिम साइन होता है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर जो है, जो मुख्य रूप से दिसंबर के आखिरी में इनका यहाँ पर साइन होता है, और ये साइन जो होता है इसके बाद जो है ये रियासतों का विलीनीकरण कर दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो है आपको याद रखना है 1 जनवरी 1948 को रियासतों का विलीनीकरण होता है। अब यहां पर देखते हैं काउंसिल ऑफ एक्शन, मैंने आपको बता दिया 1946। तो आपको यह भी याद रखना है कि 14 रियासत जो थी छत्तीसगढ़ की थी, जो कि शामिल हुई थी मध्य प्रांत में, और 1 जनवरी 1948 ये डेट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि रियासतों का विलीनीकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1948 को। अब देखते हैं कि जो रियासतें थी उनसे मिलकर कुछ जिलों का निर्माण हुआ है, जैसे कि बस्तर और कांकेर रियासत को बनाकर मिलाकर एक जिला बना बस्तर जिला 1948 में। सारंगगढ़, रायगढ़ और शक्ति ये 3 रियासत को मिलाकर बना रायगढ़ जिला 1948 में। सरगुजा, चांगबकार, उदयपुर, जसपुर और कोरिया ये 5 रियासतों को मिलाकर बना सरगुजा जिला 1948 में। ठीक है, आप नोट्स में ये थोड़ा सुधारिएगा, यहाँ पर जो है इनका भी नाम जो है उदयपुर, चांगबकार को रायगढ़ जिले में लिखा, उसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर बस्तर कांकेर से बस्तर जिला, सारंगगढ़, रायगढ़, शक्ति से रायगढ़ जिला, और सरगुजा, चांगबकार, उदयपुर, जसपुर, कोरिया से सरगुजा जिला बना था 1948 में। और आगे चलकर जो है जो बाकी 4 रियासत बस्ती, खैरागढ़, कवर्धा, छुई खदान और राजनांदगांव, ये रियासत प्लस रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को मिलाकर दुर्ग जिले का निर्माण होता है 1906 में। तो दुर्ग का निर्माण हुआ, जिला बना 1906 में, और आगे चलकर 1973 में दुर्ग से राजनांदगांव जिला अलग होता है, वो फिर आगे का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा रियासतों का विलीनीकरण कैसे हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि 1 जनवरी 1948 को रियासतों के विलीनीकरण पत्र में, मतलब पूरी तरीके से रियासतों का विलीनीकरण हो गया और अधिसूचना जारी हो गई 1 जनवरी 1948 को। साइन किसने किया? जयंती देवी राजनांदगांव सबसे पहले अनुबंध पत्र में सबसे पहले साइन किया था, यहां पर जो थे मुख्य रूप से खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। रियासतों का विलीनीकरण यहाँ पर हो गया। अब अगली क्लास में हम आएंगे तो एंशिएंट वाले पार्ट को चालू करेंगे और छत्तीसगढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री किस तरीके से वो पार्ट कवर करेंगे। तो यहीं पर आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में।